सर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी ठीक से समझ नहीं आती। सर बेसिक्स बहुत कमजोर है। सर इतनी बार इंग्लिश पढ़ चुके हैं लेकिन आज भी जब एग्जाम देने जाते हैं तो यह पता ही नहीं चलता कि सवाल जो है कहां से पूछा गया है। सर जब भी कुछ अंग्रेजी में लिखा देखते हैं तो उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे ख्याल से शायद हर अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर से उसके स्टूडेंट कभी ना कभी जरूर करते हैं। अगर आपकी भी एज अ स्टूडेंट इनमें से कोई एक समस्या है तो याद रखिएगा, मैं 2023 में जो हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न रिवॉल्यूशनाइज हुआ है उसको लेकर, उसको क्लियर करने को लेकर जो अचूक स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। पूरा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आपको मेरी एक एक बात को सुनना है। उद्देश्य हमारा यह है कि इस क्लास के बाद हमारे दिमाग में एक ऐसी क्लैरिटी बने कि भाई ये डायरेक्शन है और हमें इस डायरेक्शन में जो है कदम रखना है, हमें कुछ और नहीं करना, जो भी बताया गया है उसी को फॉलो करना है और जो 2023 में जो गवर्नमेंट जॉब पाने का हमारा ड्रीम है उसको हम कहीं ना कहीं हासिल कर पाएंगे। जो लोग मुझे जानते नहीं है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर अनुभव गोस्वामी है। आई कॉल माई सेल्फ एन इंग्लिश कॉन्फिडेंस कोच, क्योंकि मेरा उद्देश्य विद्यार्थियों में अंग्रेजी को लेकर जो कॉन्फिडेंस का अभाव है उसको भरपूर तरीके से भरने का है। सिर्फ एक टीचर नहीं, एक स्टूडेंट भी रहा हूं और कई एग्जामिनेशंस पास में क्रैक भी किए हैं। तो आज का जो पर्सपेक्टिव है, आज का जो नजरिया है वो सिर्फ एक टीचर का नजरिया नहीं है, वो एक सफल विद्यार्थी का भी नजरिया है जिसने खुद एग्जामिनेशन को मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया है। तो याद रखिएगा, मिशन 2023 इंग्लिश के सेक्शन पर कैसे कमांड बनाई जाए, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जिनको हम अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। याद रखिए, जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं, जब भी हम भारत जैसे देश में जब हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर, कुछ इस तरीके का माहौल है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। हमेशा से हमें कंपटीशन एग्जामिनेशन को एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी के रूप में बताया जाता है कि कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, आग के दरिया में जाना, डूबना पड़ता है, आपको खुद को घिसना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी में एक माइंडसेट हमारा क्रिएट हो जाता है कि यार ये जो एग्जाम है ना कहीं बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। और ना चाहते हुए भी कितना भी पॉजिटिव माइंडसेट एट द बैक ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग में हमारे जो एग्जाम है उसकी कुछ इस तरीके की इमेज जो है बन जाती है। यहां पर हम अभी जीरो लेवल पर खड़े हुए हैं और जब हम अपनी नौकरी को देख रहे हैं तो ये नौकरी के बीच में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स मुझे नजर आते हैं जिनको एक समय पर क्रॉस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, ये सेशन जो है बिल्कुल सही बात है, स्ट्रैटेजीज के बारे में है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए, इसके बारे में भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, देखिए हमें पढ़ना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना हमें, लेकिन कैसे पढ़ना है जब तक हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है तो मैं आपके सामने 100 स्ट्रैटेजीज बता दूं, आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू के 2 मिनट में लेना चाहता हूं कि आपने अपने मन में जो धारणाएं बना रखी हैं अपनी जॉब को लेकर कि एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आएंगे, तो मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा। देखिए, आप जो करने जा रहे हैं हर साल हजारों लोग करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। हर साल हजारों लोग करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं। आप खुद को वंस इन अ मिलियन नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आप ना हो सकता है आप वंस इन अ मिलियन ना हो, लेकिन आप 1 in 100,000 तो हो ही सकते हैं। राइट और रॉन्ग? आप 1 in 100,000 तो हो सकते हैं ना। तो अगर आप 1 in 10,000 तो हो सकते हैं ना, तो आपको वंस इन अ मिलियन होने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप छोटे 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 कदम जो है वो सही तरीके से लें तो आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब को पाना मुश्किल काम नहीं है,
अगर अप्रोच हमारी ठीक हो तो सबसे पहले ये जो दिमाग में आपने इमेज बना रखी है ना इस जॉब की कि भाई इस रास्ते पे चलेंगे तो एक एक पहाड़ सा दिखाई देगा जो स्ट्रेस से भरा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन, हाथ में भगवान ने मोबाइल दे दिया है तो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, फेलियर्स मिलेंगे, पड़ोसी ताना मारेंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे, मौकरी मजाक उड़ाएंगे हमारा, दर्द तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया सबसे पहले आपने क्या करना है, इन भ्रांतियों को साइड में रखिए। देखिए ये सारी चीजें जो मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, स्ट्रेस हो गया, डिस्ट्रैक्शंस हो गए, फेलियर हो गया, मॉकरी हो गया, पेन हो गया, आप इमेजिन करिए अगर एग्जाम ना होता, कुछ ना कुछ तो करते ही ना, तब भी ये जिंदगी का हिस्सा होते। दीज आर द परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये हमेशा रहेंगे। हम जिस तरह से हम जन्मे हैं ये स्वाभाविक है कि ये सारी चीजें हमारी लाइफ में होंगी। आपको कोई भी कहता रहे कि आप अपनी जिंदगी से स्ट्रेस खत्म करिए, डिस्ट्रैक्शंस खत्म करिए, आप फेलियर के डर को खत्म करिए, मैं आपको साफ साफ सिंपल बात बताता हूं कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आज हमारी लाइफ में अगर मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा आदत है कि मैं अपने मोबाइल की तरफ डाइवर्ट हो जाता हूं पढ़ते पढ़ते, एक डिस्ट्रैक्शन है, मैं आपको लिख के देता हूं, ये दूर नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है लेकिन दूर नहीं किया जा सकता। तो उस प्रयास को करे ही ना। क्या करना है मैं बताता हूं। जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो मोबाइल फोन या कोई और हो, एक स्पेसिफिक टाइम बना लीजिए उसके लिए, उसको एक रिवॉर्ड की तरह लीजिए, मतलब एक इनाम है वो आपका। और वो इनाम आपको कब मिलेगा? वो इनाम आपको तब मिलेगा जब आपके बाकी काम पूरे होंगे, क्योंकि आप इनाम की आशा रखते हैं, आपका इतना ज्यादा मन ललचाता है मोबाइल को यूज करने के लिए, तो उस लालच में, उस लालसा में आप बाकी काम जो आपके गोल्स हैं, जो जरूरी हैं, जो आपको आपके फ्यूचर के पास लेकर जाएंगे, उनके पास जाएंगे। और जब इनिशियली आप जाना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि अब मन जो है वो एक जगह टिकने लगा है, हमें आभास होने लगा है कि शायद जो तैयारी हम कर रहे हैं रंग ला सकती है। याद रखिए हमारी जर्नी डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि पढ़ना हमें बुरा लगता है, नहीं, हमारी जर्नी डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि डीप डाउन इन आवर हार्ट हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ेंगे, हम जो प्रयास करेंगे हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यही डर जो है हमें हमारी पढ़ाई से दूर खींच के ले जाता है। तो सबसे पहले माइंड सेट, बॉडी बाद में, अपने दिमाग को पहले ठीक करिए। ये जो इमेज है ये बहकाने वाली इमेज है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आप इसको हटाइए, पहले इसको आप हटाइए। क्या पढ़ना है अंग्रेजी में, क्या करना, बाद की बातें हैं। पहले दिमाग को साफ करिए, कचरे को बाहर करिए। ऐसा आपका जर्नी नहीं होने वाला। याद रखिए दोस्तों, सफर वही बढ़िया होता है जिसको करने में मजा आए। और जब नौकरी के सफर में ही मजा नहीं आएगा तो मंजिल मिलेगी कैसे? इतना दर्द भरा सफर तो कोई भी नहीं कर सकता मेरे दोस्त। तो इस बात को समझिएगा, सबसे पहले अपनी मंजिल को सुहाना बनाइए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले रियलाइजेशन करिए कि जो आप कर रहे हैं अकेले आप नहीं कर रहे, बहुत लोग करते हैं। जो आपको डिफिकल्ट बनाकर परोसा गया है उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। कई लोग लगते हैं, कई हजारों लोग लगते हैं नौकरी पर हर साल। सिर्फ पढ़ना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो आपकी जिंदगी के दूसरे भी हिस्से हैं जिनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गोल अचीव करिए। ये यहां पर भी द डेस्टिनेशन इज योर जॉब, यहां पर भी आपको जॉब ही मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगा। लेकिन जो रास्ता है वो रास्ता खुशी भरा है, सुहाना रास्ता है, बढ़िया प्लेजेंट रास्ता है। और वो प्लेजेंट कब होगा? जब हम अपने मन की चीजें करेंगे। जब मन की चीजें करेंगे तो जो अभी बेमन लगती हैं उनमें भी मन टिक जाएगा। तो याद रखिए, वर्क करिए, जरूर करिए, बहुत जरूरी है। पढ़ाई नहीं करेंगे काम कैसे चलेगा? लेकिन एक हिस्सा, एक हिस्से की बात कर रहा हूं, सारा हिस्सा नहीं, एक हिस्सा जरूर बनाइए जो खुद के लिए हो, जिसमें किसी और का इंट्रूजन ना हो। जो करना अच्छा लगता है, चाहे खेलना अच्छा लगता है, वॉट एवर इट इज, दोबारा पढ़िए। थोड़ा सा दिमाग को आराम भी दीजिए। हर वक्त कहीं एंगेज रहना, फोन में एंगेज रहना, किताबों में एंगेज रहना, ऑनलाइन वीडियोस में एंगेज रहना जरूरी नहीं है।
ये दिमाग भी शांति चाहता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन का भी टाइम लगाइए। आप यकीन मानिए ये जो सफर है बहुत ही हसीन नजर आएगा और आप इंजॉय करेंगे। देखिए नौकरी लगना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मंजिल कभी जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है सफर। याद रहता है, मंजिल कभी याद नहीं रहती, याद रहता है सफर। तो सफर बेहतरीन बनाना है। अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट में आपके अंदर डेवलप कर पाया हूं, आते हैं काम की बात पर। देखिए सबसे पहला कदम आपने क्या लेना है। आप अंग्रेजी को लेकर कश्मकश में हैं, आपको क्लियर नहीं है। सबसे पहला मैं ये तो जान लूं कि मैं हूं कहां, राइट। द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कदम आप ये देखिए कि आप वर्तमान में कहां खड़े हैं। जब तक आपको यही पता नहीं है कि आप वर्तमान में कहां हैं, तब तक आप अपने लिए एक राइट गोल बना ही नहीं पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को ही समझना है कि आपका जो वर्तमान स्टैंडर्ड है वो क्या है। देखिए आप जब अपना स्टैंडर्ड निकालेंगे तो बेसिकली आप दो कैटेगरीज में लाए करते होंगे। आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कौन सी कैटेगरी है आपकी। देखिए कैटेगरी 1 में मैं उन स्टूडेंट्स को रखूंगा जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कभी कंपैटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं की है, कभी भी सिलेबस को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं पूरा किया है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप कैटेगरी 1 में आते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और पूरा नहीं किया तब भी आप फ्रेशर ही माने जाएंगे, तब भी आप कैटेगरी 1 में आएंगे। दूसरे स्टूडेंट्स जो कैटेगरी 1 में आएंगे वो हैं नॉन परफॉर्मर्स। नॉन परफॉर्मर से मेरा मतलब है कि आप शायद पहले कोचिंग कर चुके हैं, एक जगह हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन वो जो कोचिंग आपने की है वो पेपर्स पर दिखाई नहीं पड़ती। आप जो है जब भी एग्जाम प्रीवियस ईयर के पेपर निकालते हैं या मॉक निकालते हैं या कोशिश की है, अगर नहीं कोशिश की तो कोशिश करके देखिएगा, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल के देखिएगा। अगर आपके अंग्रेजी के सेक्शन में जो है 60% से 70% से कम नंबर आते हैं, यानी लेस देन 60% नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं कई बार कोचिंग करने के बाद भी, तब भी आप कैटेगरी 1 में ही आएंगे, तब भी आप कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरी 1 में कौन है? फ्रेशर्स हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सिलेबस ही पूरा नहीं किया, और ऐसे नॉन परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने सिलेबस तो कर रखा है लेकिन नंबर नहीं बनते एग्जामिनेशन में। तो ये आपकी कैटेगरी 1 है। दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी 2। आप जो है तैयारी कर चुके हैं, आप जब मॉक लगाते हैं तो आपके 70% के करीब नंबर बन जाते हैं, लेकिन आपको मुश्किल है, परेशानी जो आती है वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में आ जाती है। तो इस आधार पर जो मैंने बाइफर्केशन दिया है, या तो आप कैटेगरी 1 में लाए करेंगे या फिर कैटेगरी 2 में लाए करेंगे, आपने डिसाइड कर लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैंने ये सेशंस लिए हैं ये पाया है कि जो भी ऑडियंस रहती है लगभग 80% या 85% बच्चे जो हैं वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं, और लगभग 15% बच्चे जो है कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो वो क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने की जरूरत है अगर आप एग्जामिनेशन के नजदीक जाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इस बात को समझिएगा। देखिए यहां पर मैंने एक बेहतरीन सी पिक्चर लगाई हुई है, आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। यहां पर आपको एक गधा दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है। पता है इनमें कॉमन बात क्या है? इनमें कॉमन बात यह है कि दोनों ही हार्डवर्क करते हैं, दोनों ही हार्डवर्क करते हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं। गधा भी पूरे दिन पिसता है, आज एक नौकरी करने वाला आदमी भी पूरे दिन पिसता है, एक स्टूडेंट भी पूरे दिन पिसता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है गोल का अभाव। ये जो भाई साहब हैं, भाई साहब तो नहीं कहेंगे, जो गधे साहब हैं, इनके पास कोई गोल नहीं है, इनका फोकस नहीं है, और क्योंकि इनका फोकस नहीं है तो ये जिंदगी भर गधे ही रहेंगे, ये जिंदगी भर गधे ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर ये भाई साहब जो कि दूरबीन लेकर बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ सामने दिख रहा है, गोल दिख रहा है इनको, और क्योंकि गोल दिख रहा है तो इन्हें फोकस बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि इनको पता है कहां जाना है इनको। सिंपल सा मैसेज है, भूल कर भी इस कैटेगरी में मत आइएगा,
खुद को गधा मत बनाइएगा। गधे से मेरा मतलब है आंखें बंद करके बिना किसी ऑब्जेक्टिव और गोल के साथ अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप गधे ही हो। अगर आपको यही नहीं पता कि जो मेहनत जा रही है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, 6-6 घंटे किताब लेकर बैठे हैं, क्यों बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। गोल क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। किस बात पर, जरा सुनिए। जब आप अंग्रेजी सेक्शन को प्रिपेयर करेंगे, बेसिकली एग्जामिनेशन में क्या होगा कि जिस तरीके का 2023 में जो मॉडर्न एग्जामिनेशन का पैटर्न है, अंग्रेजी बेसिकली 3 भागों में अटैक करेगी आपको। बात देखिए किसकी हो रही है, वो लोग जो कैटेगरी 1 में आते हैं, वो लोग जो कैटेगरी 1 में आते हैं, तो आप देखेंगे 3 भागों में जो है आपकी लैंग्वेज जो है वो बाइफर्केटेड है, डिवाइडेड है, और इन तीनों हिस्सों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, परसेंटेज नहीं है, कभी 30% यहां से आ जाएगा, कभी 20 यहां से आ जाएगा, कभी 50 यहां से आ जाएगा, कभी 40 वहां से आ जाएगा, कभी 20 आ जाएगा, कभी तो नंबर्स चेंज हो जाते हैं। डज नॉट मैटर क्या नंबर्स हैं, फर्क भी नहीं पड़ता। मेन मुद्दा यह है कि आपको यह समझना है कि आपने खुद को तैयार करना है इन तीनों पिलर्स पर। इन तीनों पिलर्स पर आपको जो है अपनी तैयारी शुरू करनी है। आप कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं। आप अक्सर क्या होता है, बच्चा ग्रामर की किताब खरीद लेता है, ग्रामर का कोर्स ज्वाइन कर लेता है, और जैसे जैसे ग्रामर चलती है उसको गलतफहमी पैदा होने लगती है कि भैया मैं तो एग्जाम के लिए तैयार हो रहा हूं। लेकिन आज का सत्य क्या है, आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा लीजिए, ग्रामर जो है एग्जामिनेशन में लगभग 30-35-40% ही रह गई है। लगभग 30-35-40% ही ग्रामर का रोल रह गया। डायरेक्ट रोल बता रहा हूं, बाकी इनडायरेक्टली तो यूज होती होगी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश पर कमांड बनानी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है लॉजिकल नॉलेज की। जैसे आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़िया होने चाहिए। रीडिंग मतलब सामने जो लिखा है, जो जो शब्द लिखे हैं, जो वाक्य लिखे हैं, उनको समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कैसे आएगी, मैं सिखाऊंगा आपको। जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, जिसको हम वोकैबुलरी के नाम से जानते हैं। कैसे आएगी बताऊंगा मैं आपको। और ग्रामर जो है वो तो एक इंपॉर्टेंट पिलर है ही, इसको भी कैसे तैयार करेंगे ये भी इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैसेज ये दे रहा हूं, अंग्रेजी इज नॉट ओनली ग्रामर, इट इज नॉट ओनली अबाउट ग्रामर। यू हैव टू बेसिकली टेक केयर ऑफ 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, रीडिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर। सबसे पहले आप आते हैं कैटेगरी 1 में। अगर कैटेगरी 1 में आते हैं तो जो आपके सामने लिखा है पढ़ने में दिक्कत आती है। हो सकता है आप हिंदी माध्यम को बिलोंग करते हो सकता है आपकी रीडिंग स्किल्स ऐसे ही खराब हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप अपनी रीडिंग स्किल सुधारना चाहते हैं, देखिए इस बात को समझिएगा, कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत खरी खरी बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपना समय प्रैक्टिस, मॉक, प्रीवियस ईयर पेपर, इनमें बर्बाद कर रहे हैं, तो ये अभी इस मोमेंट पर इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। हमेशा किसी चीज में एक्सपर्टीज गेन करने का पहला पड़ाव ना तो प्रैक्टिस होती है, ना मॉक होते हैं, ना प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। पहला पड़ाव हमेशा होता है क्या, नॉलेज। पहला पड़ाव हमेशा क्या होता है, बाय नॉलेज आई मीन लर्निंग। हमारी लर्निंग कितनी बेहतरीन है वो डिसाइड करेगा हमारा फेट एग्जामिनेशन में क्या है। हमें आता ज्यादा कुछ है नहीं, हम बैठ के मॉक लगा रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं, वहां पर बैठ के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं, नंबर देख रहे हैं। क्या उद्देश्य, जब हमने कुछ सीखा ही नहीं तो टेस्ट किस चीज को कर रहे हो। तो वो बच्चे जो कैटेगरी 1 में आते हैं और यहां समय दे रहे हैं, थोड़ा यहां पर समय देना बंद करिए। कहां समय देना है जरा ध्यान से सुनिएगा। जो कैटेगरी 1 में आते हैं रीडिंग के लिए, देखिए मैं सजेस्ट करता हूं 2 चीजें, और ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, अपने हजारों स्टूडेंट्स पे ट्राई किया हुआ है मैंने, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह से। ध्यान से सुनिएगा। रीडिंग में 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको जो है, जो न्यूज़पेपर है, पुराने न्यूज़पेपर, मतलब आज मान लीजिए 19 तारीख है,
तो 16 तारीख का न्यूज़पेपर हो गया, 15 तारीख का न्यूज़पेपर हो गया, फ्री में ही मिल जाती है पीडीएफ आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पहला पेज है और उसी टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन का नवभारत टाइम्स है जो हिंदी में आता है, तो कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए जिसकी एक अंग्रेजी की प्रति हो आपके पास और जिसकी एक हिंदी की प्रति हो। ये इनिशियल स्टेप्स हैं आपकी रीडिंग को इंप्रूव करने, और मैं यकीन दिलाता हूं ऐसा जबरदस्त बदलाव आएगा आपकी रीडिंग में कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि कहां मैं 3 महीने पहले था और अभी मैं कहां चला गया हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप ले लीजिए, यहां पर मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई है, आप देख रहे हैं जो खबर हिंदी में लिखी हुई है सांस के लिए संघर्ष, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है गैस्पिंग फॉर एयर। तो आप वो बच्चे जिनको अंग्रेजी का अर्थ निकालने में दिक्कत आती है, उनका पहला कदम हमेशा यही होना चाहिए, सबसे पहले इस हिंदी वाले हिस्से को पढ़िए। जब आप इस हिंदी वाले हिस्से को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जो मीनिंग वाला कंसेप्ट है, यार मतलब समझ में नहीं आता, वो पहले ही क्लियर हो जाएगा। और जब ये मीनिंग क्लियर हो जाए तब आइए यहां पर इसको दोबारा से पढ़िए, क्योंकि आपको ये आइडिया हो चुका है कि पैसेज जो है किस बारे में है या कहानी जो है किस बारे में है। तो इस बार कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बढ़िया होगा, कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया होगा, समझ बढ़िया होगी, तो कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने में। 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, जैसे ही 10-12 दिन होने लगेंगे नेचुरली आपको एक चीज का आभास होने लगेगा कि यार आपको शायद अभी ये लगता होगा कि हर पैसेज में नए नए शब्द आते हैं, इस पैसेज में नए शब्द होंगे, अगले वाले में नए होंगे और नए होंगे। ऐसा नहीं होता। जो फॉर्मल अंग्रेजी है उसमें रेपिटेशन बहुत होता है, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वही घुमा फिराकर बहुत सारे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं सॉरी, एक रिक्शे वाले को मैं सॉरी बोल दूंगा ना, उसको पता होता है सॉरी का मतलब क्या होता है। स्कूल नहीं गया वो कभी, टीचर ने नहीं पढ़ाया सॉरी उसे। गुड मॉर्निंग पता होता है उसको, कैसे? स्कूल नहीं गया वो कभी, कैसे पता होता है? रेपिटेशन, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी पड़ोसी को, कभी आस में किसी रिक्शे में बैठने वाली सवारी को, किसी ना किसी को कहते हुए लाइफ में इतनी बार सुना है कि उसने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि सॉरी हम तब बोलते हैं जब हम किसी से माफी मांग रहे होते हैं, वही आपने करना है। आप इतनी बार इस प्रोसेस को दोहराएंगे, इतनी बार दोहराएंगे कि आपको जो है, देखिए जर्नी एकदम क्विक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट्स नहीं है, शॉर्टकट्स होते नहीं है, ना कोई काला जादू है ना कोई ट्रिक है। ये एक स्टेबल तरीका है अंग्रेजी को सुधारने का। 3 महीने में हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर इस प्रोसेस को फॉलो करें। पढ़िए, इसको पढ़िए और फिर इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। आप सोचिए ही मत सुधार हो रहा है या नहीं, आपको पढ़ना है। यह आपका रिचुअल है डेली का। सुबह उठना है, न्यूज़पेपर सर्च करना है, एक आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर ना मिले तो कुछ मैगजीन्स भी आती हैं, जैसे इंडिया टुडे है, तो इंडिया टुडे का एक हिंदी संस्करण भी आता है, एक अंग्रेजी संस्करण भी आता है। नया उठाने की जरूरत नहीं, आपको कौन सी खबरों से लेना देना है, पुराने उठा लीजिए, फ्री में पीडीएफ मिल जाती है। तो आपने तो रीडिंग ही सुधारनी है, तो पहला स्टेप आपने ये करना है, खुले दिल से, ध्यान से सुनिएगा, खुले दिल से घबराइएगा नहीं, संकोच मत करिएगा अपने फोन का सही तरीके से इस्तेमाल करने में। अगर आपको यहां पर कुछ ट्रबल दे रहा है, गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है फोन में, इस्तेमाल करो। अब तो स्पीकर लगा के बोलता भी है कि क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी का इस्तेमाल करो। जो सहायता मिल रही है वो लो, जितना आसान बना पाओ उतना बनाओ। एकदम हिंदू एडिटोरियल पढ़ने मत लग जाओ कि भाई आता जाता कुछ है नहीं, हिंदू एडिटोरियल लेके बैठे हुए हैं, 15 घंटों से सर मार रहे हैं, उसमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 2 दिन तो सर मारा, तीसरे दिन इतना खौफ पैदा हो गया कि उसको देख देख के भाग रहे हैं ना। एजुकेशन की जर्नी कभी ऐसी होती नहीं है, लर्निंग की जर्नी हमेशा इंटरेस्ट क्रिएट करने हो सकती है। जब आप इसको रिपीट करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आप सीखेंगे। तो पहला स्टेप आपने ये करना है, मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 60 दिन तो करिए। जल्दी एग्जाम है तो टाइम बढ़ा दीजिए, 30 दिन करिए। आप खुद ही देखेंगे अचंभित करने वाले रिजल्ट होंगे। और जब आपको लगे कि भैया ये तो हो ही रहा है, मैं तो स्टूडियस बच्चा हूं, मेरे पास तो और भी समय है, आप क्या कर सकते हैं,
प्रीवियस ईयर में जो एग्जामिनेशन में पैसेजेस पूछे गए हैं, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पैसेजेस आप सॉल्व करके देखिए। और जब ये पैसेजेस सॉल्व कर रहे हों, पैसेजेस में क्या होता है, जब आप ये पढ़ेंगे ना तो नीचे क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन जब आप पैसेजेस पढ़ते हैं तो नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज है वो हमारी बढ़ती हैं कि सवाल कैसा आता है, पैटर्न क्या पूछा जाता है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भी एग्जाम मोड में मत आ जाएगा यार कितने नंबर आएंगे चेक कर लेता हूं ना, नंबर को रखो साइड में, ज्ञान कितना आ रहा है ना उसको एब्जॉर्व करिए। जब सॉल्व कर रहे हो खुले दिल से गूगल ट्रांसलेट यूज करो, डिक्शनरी यूज करो। उद्देश्य राइट आंसर लेना नहीं है, उद्देश्य है समझ को बढ़ाना। टाइम लगा के कर लेंगे आगे 3 महीने बाद, मॉक लगा लेंगे, देख लेंगे कितने नंबर आते हैं। अभी समय नहीं है, आफ्टर सम टाइम। अभी समय है सीखने का, लर्निंग का। तो रीडिंग में आप ये 2 काम करके देखिए, मिनिमम 60 दिन करके देखिए। एग्जाम पास है तो टाइम डबल करके 30 दिन करके देखिए। आप अगर गलत कराएं एग्जामिनेशन में, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गलत करके आएंगे। तो रीडिंग में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 आवर का टाइम या 45 मिनट्स का भी टाइम अगर आप डेली देंगे तो बहुत बढ़िया आप जो है कर जाएंगे इधर उधर भटकने से। और ऑन एन एवरेज जो है 25 से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी पेपर में रीडिंग का रहता ही रहता है, और ये बढ़ेगा आगे आने वाले समय में। आते हैं वोकैबुलरी पर, आते हैं वोकैबुलरी पर। देखिए आपने कई किताबों पर लिखा देखा होगा 10,000 शब्द, 8,000 शब्द, 12,000 शब्द, और आप ले भी आते होंगे शायद। आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपने उन शब्दों को पढ़ा आपको कितने याद रहे? आज आपने 10 पढ़े, कल आपने 10 पढ़े, परसों आपने 10 पढ़े, 3 दिन गुजरे नहीं, पहले दिन के शब्द उड़नछू। यस और नो? ये हर बच्चे का दर्द है जो भी किताब से वोकैबुलरी पढ़ते हैं और वो इस लहजे में पढ़ते हैं कि ये रहा शब्द, ये रही हिंदी, पढ़ लो, ये इसका जो है सिस्टम बन जाएगा, ऐसे करके वोकैब तैयार हो जाएगी। तो 1 दिन रख लोगे दिमाग में, 2 रख लोगे, 3, चौथे दिन सब उड़नछू हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, और फिर लगता है यार ये तो मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। तो आपने ये देखिए बड़ा सा मैंने लाल रंग का क्रॉस लगा रखा है, ये गलती मत करिएगा, आपको याद नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा, ये गलती मत करिएगा, बहुत समय वेस्ट कर देंगे आप। करना क्या है? 2 तरीके हैं, 2 तरीके। देखिए यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है। सुबह के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है फ्री जो है वोकैबुलरी की क्लासेस लगाते हैं। मैं भी सुबह 8 बजे जो है फ्री वोकैबुलरी लगाता हूं हमारे वाईफाई स्टडी के चैनल पर, ठीक है, जहां पर वोकैबुलरी को इस घिसे पिटे तरीके से ना पढ़ाकर कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाए। जैसे यहां पर देखिए मैंने एक अपनी क्लास की स्लाइड लगा रखी है, अगर आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही क्लास लगाइए, जहां पर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। क्या किया, देखिए मैंने एक शब्द चूज किया, इलेट। अब मैं इस इलेट की पहले हिंदी लिख रहा हूं, क्या मतलब है, इसको तरक्की देना या ऊपर करना, ठीक है। सिर्फ हिंदी नहीं लिख रहा, साथ में एक पिक्चर लगा रहा हूं। इलेट का मतलब क्या होता है, इतनी बड़ी तरक्की। तो भैया ये पिक्चर देख के वो शब्द हमारे दिमाग में और घुस रहा है। जब मैं क्लास ले रहा हूं या कोई भी टीचर दूसरा लेता है तो वो उन शब्दों को रिपीट करवाता है। जब रिपीट करते हैं तो हम अपने मुंह से, अपनी आंखों से, अपने कान से, अपने सारी भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं, और जितना हम रिपीट करते हैं उतना हम बेटर होते जाते हैं। हम इन सारे शब्दों को रिपीट करते हैं, ये सिनोनिम्स हैं, इनको रिपीट करते हैं, ये एंटोनिम्स हैं। रिपीट 5-5 बार, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, इमेज से रिलेट करते हैं, और फिर आखिर में सिर्फ याद नहीं कि वाक्य में उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से सीख लेते हैं। सुबह अगर आप 1 घंटे का समय वोकैबुलरी के लिए दे पाएं तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो क्लास लगाते हैं, मैं भी वहां पर सुबह क्लास लगाता हूं, एक दिन में 40 से 50 शब्द जो है वो कवर करता हूं बेहतरीन प्रैक्टिकल तरीके से। तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो झट से जो है वो तैयार हो जाती है। वोकैबुलरी ये तरीका गड़बड़ है, रीजन क्या है, एग्जामिनेशन के पैटर्न पर नहीं है। ये एग्जामिनेशन में हिंदी थोड़ी ना आती है कि बताओ अबैटमेंट का मतलब क्या होता है, दुष्प्रेरण लिखा थोड़ी ना आएगा। तो हिंदी पढ़ के करोगे क्या, समझ के लिए बढ़िया है लेकिन एग्जाम के लिए तो किसी काम की नहीं है ना।
एग्जाम पैटर्न मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस में कैसे यूज किया जाए, इमेज से कैसे रिलेट किया जाए, ये सारे पैटर्न पर सीखेंगे। देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस में कैसे यूज किया जाए, जब इस तरीके से सीखेंगे ना तब वोकैब की बत्ती जो है जलेगी। तो पहला हमारा रीडिंग हो गया। वोकैबुलरी को भी ऐसे घिसे पिटे तरीकों से मत पढ़िए, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो है पढ़िए। अगर पढ़ना चाहते हैं सुबह 8 बजे जो है आ सकते हैं, आपको मैं चैनल पर क्लास लगाता हुआ दिखाई दूंगा। चलिए, इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो है मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। कुछ फ्री हैं, यूट्यूब पर चलेंगे, कुछ हमारे एप्लीकेशन पर चलेंगे, एक बार फॉलो कर लीजिए। साथ ही मैं बेहतरीन कंटेंट भी देता हूं, तो वहां पर कंटेंट भी आपको मिल जाएगा और प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच मिलेगी सीखने के लिए। तो ये हमारा हो गया रीडिंग, ये है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी ऐसे पढ़नी नहीं है, वोकैबुलरी पढ़नी है ऐसे। आते हैं अगली बात पर, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर। देखिए ग्रामर जो है किसी भी भाषा का स्तंभ होता है, और अगर उस पिलर में ही खामियां हैं, वो पिलर ही कमजोर है, तो वोकैबुलरी और रीडिंग अपने आप ढह जाती हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान जो हमें देना है ग्रामर पर देना है। किस पर देना है? ग्रामर जब तक बढ़िया नहीं होगी, रीडिंग बढ़िया नहीं हो सकती, वोकैब बढ़िया नहीं हो सकती। देखिए यहां पर क्या लिखा है मैंने, ग्रामर, नीचे क्या लिखा है पढ़िए जरा। लर्न, कहां गया भाई ये, लर्न कॉन्सेप्ट्स, इतना बड़ा, लर्न कॉन्सेप्ट्स नॉट रूल्स। क्या लिखा है? लर्न कॉन्सेप्ट्स नॉट रूल्स। देखिए जमाना बदल गया, अंग्रेजी भी बदल रही है। आज अगर आप कहते हैं कि आपने कई बार क्लासेस लगाई हैं, आप कोर्स भी कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपकी नोटबुक देखूं और मुझे वहां पर रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7 ऐसे शब्द मिलेंगे, तो यार ऐसी लर्निंग का कोई फायदा नहीं है। जमाना है कॉन्सेप्चुअल ग्रामर का। एग्जामिनेशन में रूल रट्टाफिकेशन वाली ग्रामर उतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको अगले 2 मिनट में समझाने जा रहा हूं, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पहला तरीका बढ़िया है या दूसरा तरीका जो है वो बढ़िया है। जैसे देखिए, जब हम ग्रामर में नाउन चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो क्या कराते हैं, बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये जो नाउन्स हैं इनको लिख लीजिए जरा अपनी नोटबुक में। ये टीचर 1 है, टीचर 1 आपसे कह रहा है कि बेटा ये सारे नोटबुक खोलो और ये सारे शब्द लिख लो। पेपर लिख लो, वुड लिख लो, फूड लिख लो, फ्यूल लिख लो, गोल्ड लिख लो, सिल्वर लिख लो, वाटर लिख लो, मिल्क लिख लो, और ये सारे शब्द ही लिख लो अपनी नोटबुक में। और याद कर लो कि ये कौन से नाउन्स हैं, ये मटेरियल नाउन्स हैं। याद कर लेना, इन शब्दों को याद कर लो। ये रूल है कि ये मटेरियल नाउन्स हैं, और जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। याद कर लो, रूल बना लो, रट्टा बना लो। अब अनकाउंटेबल है तो एक और रूल याद कर लो, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको प्लूरल नहीं कर सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। उनको प्लूरल नहीं कर सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। ऑयल को ऑयल से नहीं लिख सकते। याद कर लो रूल। एक और रूल याद कर लो कि ये जो होते हैं ना, ये जो अनकाउंटेबल, ये जो मटेरियल नाउन है, शहद, हनी, इससे पहले तुम ए और एन भी नहीं लगा सकते। ये जरा रूल नंबर 6212 भी याद कर लो तुम। रूल नंबर 6212 टीचर 6211 पहले ही करा चुका होता है, आप याद भी कर लेते हो, रात में बैठ के इन शब्दों का रट्टा भी मार लेते हो। अगर आप आज से 7-8 साल पहले पैदा हुए होते तो आपको ये दोनों क्वेश्चन देखने के लिए मिलते जो मैंने यहां पर 1 और 2 में लिखे हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एन आयरन इज एज कॉस्टली एज गोल्ड। तो आपको तो टीचर ने रट्टा मरवाया था, कहा था यार ये जो आयरन है ये मटेरियल नाउन है, इससे पहले एन नहीं लगेगा, आपने फट से एरर ढूंढ लिया। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में हर साल एवरी डे hundreds of kilograms of plastics is dumped into the sea, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। यहां पर आपने इस क्वेश्चन को फटाफट से आंसर कर दिया, लेकिन जरा दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल में आइए। एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक्स, क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक्स। आपने रूल रट्टा मारा था, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक। आपने कहा एस लगा है, गलत है। अगर आप 7-8 साल पहले पैदा होते तो दोनों ही आंसर आप दे देते, लेकिन भाई 2023 में आप बैठे हैं, 2023 में एग्जाम आप देने जा रहे हैं। ये सवाल मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में पूछे ही नहीं जाते। एग्जामिनर इतना चालाक हो चुका है, उसको पता है बच्चे के हाथ में कौन सी किताब है और वो कौन सा रूल जो है याद करके आया है। अगर वो ऐसे ही सर्व कर देगा तो उस एग्जामिनेशन को कराने का कोई मकसद ही नहीं है। याद रखिएगा, वो आप रूल याद करके जाते हो कौन से, ये, और वो आपको सवाल देता है कौन से, थर्ड एंड फोर्थ। आप जरा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को पढ़िए, ये रिसेंटली पिछले 3 सालों में पूछे हुए सवाल हैं। मैं आपको हिंदी का मतलब बता देता हूं। ऑल हिज लाइफ ही ट्रेवल्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी जिंदगी वो अलग अलग हिस्सों में गया दुनिया के, एंड ब्रॉट बैक, और लेकर आया परफ्यूम, यादगार, याद के तौर पर, सोविनियर का मतलब होता है याद के तौर पर लेकर आया क्या, परफ्यूम। सुनने में बढ़िया, अनुवाद में बढ़िया, एरर पता ही नहीं चलता। आ जाइए चौथे वाले में। डॉक्टर प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब था परहेज करना। डॉक्टर ने कहा कि भैया फास्ट फूड का क्या कर लो, परहेज कर लो, और एक्सेसिव फैट मत खाओ, और एडवाइस किया कि जो फ्रूट्स है ना उनको अपनी डाइट का हिस्सा बना लो, उनको अपनी डाइट का हिस्सा बना लो। ये भी सुनने में बड़ा मजेदार लग रहा है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ना ही हम इस थ्योरी से इसको रिलेट कर पा रहे हैं। तो याद रखिए, हालांकि जो तीसरा चौथा सवाल है इसी कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आने के बाद भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप यहां पर पैरट की तरह इसको याद करके गए हो, और टीचर ने भी आपको याद कराया था कि बेटा याद कर लेना, ये आपके मटेरियल नाउन है, उनके आगे एन नहीं लगेगा, इनको प्लूरलाइज नहीं किया जाएगा। वहीं अगर टीचर ने इस बात पर जोर ना देकर इस बात पर जोर दिया होता, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, टीचर ने आपको कहा होता कि बेटा इनको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम याद कर भी नहीं पाओगे, बस इस बात को समझ लेना कि जो मटेरियल नाउन होते हैं, जो मटेरियल नाउन होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो किसी भी फॉर्म में हो, जो किसी भी फॉर्म में हो वैसे ही रहते हैं। जैसे कि ये पेन है, दिख रहा है, इस पेन के मैं कई टुकड़े कर दूं, छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, और एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर आपसे कहूं कि बेटा ये क्या पेन है, आप कहेंगे नहीं सर ये तो पेन नहीं है। तो जब मैंने इसको तोड़ा, इसने अपनी पहचान खो दी, ये वो नहीं रहा जो ये अभी है, ये वो नहीं रहा जो अभी है, तो ये मटेरियल नाउन नहीं है, ये मटेरियल नाउन नहीं है। वहीं आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बॉटल है, इसमें पानी है, मैं आपसे पूछूं इस बॉटल में क्या है, आप कहेंगे पानी है, आप कहेंगे पानी है, यस और नो। लेकिन उसी पानी को अगर मैं अपने हाथ पर कर लूं, ये देखिए मैंने एक ड्रॉप जो है अपने हाथ पर गिरा लिया, और मैं आपसे पूछूं क्या बेटा मेरे हाथ में पानी है, तो आप कहेंगे हां सर अभी भी पानी है। तो याद रखिए, जो चीजें बड़ी फॉर्म से छोटी फॉर्म में तोड़ने के बाद भी वही की वही रहती हैं, उनकी पहचान वो की वो रहती है जो पहले थी, ऐसे नाउन्स को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, ये क्या है, कॉन्सेप्ट। और जब आपके पल्ले ये पड़ गया तो आपको दोबारा एक भी शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जो मटेरियल नाउन होगा वो बड़ा होगा तब भी वही नाम होगा, उसका छोटा सा टुकड़ा ले लें तब भी वही नाम होगा। यहां पर मेरे हाथ में आपको पेपर दिख रहा है, इसको मैं पेपर कह रहा हूं, और एक छोटा सा हिस्सा अपने हाथ में ले लूं तो इसको भी मैं पेपर ही कहूंगा। बड़ा भी वही, छोटा भी वही, मटेरियल नाउन है, प्लूरल नहीं हो सकता, ए एन नहीं लग सकता, प्लूरल नहीं हो सकता, ए एन नहीं लग सकता। ये है पावर किसकी, कॉन्सेप्ट की। ये पावर किसकी है, कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट हमें भटकाता नहीं है, हमारा फोकस सही बनाता है। हमने कुछ याद नहीं किया और फिर भी हम तीसरा और चौथा आंसर ऐसे दे देंगे।
पढ़िए जरा, पूरी जिंदगी उसने ट्रैवल किया और जब भी वापस आया यादों के तौर पर क्या लेकर आया? परफ्यूम लेकर आया। सबके घर में परफ्यूम की बोतल होगी। पूरी बोतल में क्या भरा है? परफ्यूम भरा हुआ है। फिस फिस कर लो अपने ऊपर, जो निकला इतना छोटा सा माइन्यूट सा वो भी क्या है? परफ्यूम है। बोतल में है तब भी परफ्यूम है, छोटा छोटा छिड़क रहे हैं तब भी परफ्यूम है, उसको भी परफ्यूम कह रहे हैं, इसको भी परफ्यूम कह रहे हैं। अपनी पहचान नहीं खो रहा, यानी कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। और अगर मटेरियल नाउन है तो भैया पहले एक ऐसे लगा दिया, सेंटेंस रॉन्ग है। सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। वहीं आ जाइए अगले पे। डॉक्टर ने कहा परहेज कर लो, फास्ट फूड मत खाना, फैट मत खाना और बहुत सारे फ्रूट्स खाना। एक तरबूज लेके आया मैं, फ्रूट है, पूरा का पूरा तरबूज फ्रूटी बोलेंगे उसको। एक टुकड़ा निकाला और कहा खा लो। क्या बोलूंगा उसको? तरबूज ही है ना। छोटा सा हिस्सा भी तो तरबूज ही कहलाता है, फ्रूट ही कहलाता है ना। बड़ा भी फ्रूट है, छोटा भी फ्रूट है, कितने भी छोटे छोटे इत्तू सा भी टुकड़ा कर लूंगा वो भी फ्रूट ही कहलाएगा। तो बड़ा होकर छोटे होने पर भी, तोड़ दिए जाने पर भी, ब्रेक किए जाने पर भी आइडेंटिटी नहीं खोता। तो ये हमारा फ्रूट शब्द भी मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन है तो भैया तुमने इसको प्लूरल कैसे कर दिया है? ये भी रॉन्ग है, इसको सिंगुलर लिखो। इसको कहते हैं द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। और अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ना सीख दें तो आपकी जिंदगी जो है बेहतरीन हो जाएगी। आपको अंग्रेजी मैथ्स की तरह लगने लगेगी, लॉजिक की तरह लगने लगेगी। हमारे प्लेटफॉर्म पर इतने सारे टीचर्स हैं जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं। आप अगर मेरी क्लासेस भी लगाएंगे तो भी आप पाएंगे कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअली जो है मैं पढ़ाता हूं पूरी क्लास में। एक बाहर भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपको कुछ याद करने के लिए कह रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। तो ये जो है हमारी अप्रोच है कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए। रीडिंग ऐसे करनी है, वोकैबुलरी ऐसे करनी है बेटा, और जो ग्रामर है वो इस तरीके से करनी है। कॉन्सेप्चुअल किताबों पर फोकस करिए, कॉन्सेप्चुअल टीचर से पढ़िए, ऐसा मेंटोर बनाइए जो आपको सिखाए, रटाए नहीं। ये फंडामेंटल्स हैं। रीडिंग सिखाए, रटाए नहीं। वोकैब सिखाए, रटाए नहीं। ग्रामर सिखाए, रटाए नहीं। ऐसा मेंटोर ढूंढिए, याद रखिएगा। चलिए आते हैं। एक बार जब आप इस तीनों चीजों को कर लें, करते रहिए करते रहिए, जिस दिन आपके 60-70 मार्क्स आने लग जाएं, यानी 60 से 70% मार्क्स आने लग जाएं, उस दिन से आप क्या शुरू करेंगे? प्रीवियस ईयर के पेपर निकालना शुरू करिए और मॉक निकालिए। पेपर निकालकर नंबर देखकर चुप मत हो जाइएगा, एनालिसिस करिए उसका, डिटेल्ड एनालिसिस। कोई क्वेश्चन सही हुआ, क्यों हुआ, और उससे भी कहीं जरूरी कि अगर गलत हुआ तो गलत क्यों हो गया। ये दोनों चीजें आपने जो है ध्यान में रखनी है। सही क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, आपका रास्ता बढ़िया हो जाएगा। एक अलग से नोटबुक बनाइए, जो गलतियां बार बार करते हैं उनको लिख लीजिए। ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप खुद पाएंगे कि आप 3-4 महीनों में इतने बढ़िया तैयार हैं एग्जाम के लिए, बिना कोई फालतू की चीजें करे, बिना किसी ग्रुप को ज्वाइन करे, बिना किसी 4 लोगों से डिस्कशन करे, बिना फालतू की 100 चीजें देखे, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, सिंपल तरीके से जो है आप खुद को तैयार कर सकते हैं। तो कैटेगरी 1 के लिए ये मेरा सजेशन है अंग्रेजी को तैयार करने का, अगर हम 2023 में एग्जाम को देखना चाहते हैं। आते हैं अगले कैटेगरी 2 पर। आप देख रही है, मैं आ रहा हूं। कैटेगरी 2 के लिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जो कैटेगरी 2 का बच्चा है उसको बहुत कुछ पहले से आता है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपकी जो प्रिपरेशन है, जैसे कैटेगरी 1 थी ना, उसमें शुरुआत में सिर्फ नॉलेज थी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस भी एक बहुत जरूरी हिस्सा होना चाहिए। प्रैक्टिस शुड ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। आप जो पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकालिए, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाइए रादर देन चैप्टर वाइज। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद डिटेल्ड एनालिसिस करिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे। लेकिन आप 60-70% तो ला रहे हैं, लेकिन आपके मार्क्स उतने नहीं आ रहे जितने चाहिए। मतलब क्या है इसका,
कि 3 पिलर्स जो हैं भाषा के, उनमें से किसी एक पिलर में या हो सकता है 2 पिलर में खामियां हो सकता है आपकी वोकैब खराब हो सकता है आपकी ग्रामर खराब हो सकता है रीडिंग खराब हो। जब आप मॉक दे रहे हैं तो आइडेंटिफाई करिए वो कौन सा हिस्सा है जहां पर आप सबसे ज्यादा एरर करते हैं। क्या आप सबसे ज्यादा सवाल ग्रामर में करते हैं? वो बच्चे जो सबसे ज्यादा गलत क्लोज टेस्ट में करते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स में करते हैं, वो समझे इस बात को। अगर वो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट में गलत कर रहे हो, क्लोज टेस्ट में गलत कर रहे हो, तो आपकी रीडिंग कमजोर है। आपकी रीडिंग क्या है? कमजोर है। तो उस पर फोकस करना शुरू करिए जिस तरीके से मैंने कैटेगरी 1 के लिए बताया था। तो आप कैटेगरी 1 वाला काम कर सकते हैं जहां पर भी आप कमजोर हैं, जहां पर भी आप कमजोर हैं उन स्टेप्स लीजिए और वीकेस्ट लिंक जो है उस पर आप जो है काम करिए। आप खुद देखेंगे कि बेहतरीन जो है आपके अंदर परिवर्तन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताई हैं, फोकस लर्निंग पर दिया है और नॉलेज पर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीजें, जो भी सपोर्ट की आपको जरूरत है, आपको फ्री क्लासेस की जरूरत है, आपको सब्सक्रिप्शंस की जरूरत है, वाईफाई स्टडी और अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको मेरे कोर्सेज देखने हैं, फ्री में देखना है, आप जाइए, लिंक दिया हुआ है मेरे प्रोफाइल का, ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन बेहतरीन चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। इसके अलावा यूट्यूब पर जो है अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो हमारा जो है लक्ष्य बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 तारीख से। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसमें मैं ही अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, 1:30 बजे जो है मेरी क्लास हुआ करेगी। साथ में एमटीएस का कल जब नोटिफिकेशन आया तो भैया सिलेबस ने तो अच्छे अच्छों को चकरा दिया, मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाइंग कर दिया, अंग्रेजी और जीएस को सुपर इंपॉर्टेंट बना दिया। तो अंग्रेजी नहीं तो एमटीएस नहीं, यहां पर भी आपको 4 बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे। 23 तारीख से जो है बैच शुरू हो रहा है। समय मेरी क्लास का रात में 9 बजे रहेगा, बाकी 6 बजे से जो है क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर ऑफर्स हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, आप जो है वो भी ले सकते हैं। होपफुली आपको जो है आज की क्लास पसंद आई होगी, मजा भी आया होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक किए होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो की मदद से 2023 में आप वो अचीव कर पाएं जो शायद आप काफी दिनों से अचीव करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। आई होप मैं आपको वो राइट डायरेक्शन दे पाया हूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।